आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है मनी एंड इट्स सर्कुलर फ्लो। जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है मनी एंड इट्स सर्कुलर फ्लो। राइट, तो हमारा यहाँ से चार्ट स्टार्ट है। सबसे पहले हम मनी का बैकग्राउंड देखते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मनी की फॉर्म क्या है, मनी कितने टाइप में होती है और हम लोगों ने इसको किस किस नाम से हम लोग इसको मार्केट में डील करते हैं। राइट, तो सबसे पहले मनी की डेफिनेशन देखो क्या है। मनी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न टाइम्स। मतलब ये डिस्कवरी है, ये नया एक एक्सचेंज मैकेनिज़्म है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक्सचेंज मैकेनिज़्म के थ्रू इसमें डील करते हैं। जैसे आई मैं पढ़ाऊंगा बार्टर सिस्टम बहुत जल्दी। तो उसमें पहले क्या होता था, हमारे पास कोई एक्सचेंज मैकेनिज़्म नहीं था। हम लोग क्या करते थे कि हम किसी से सर्विस लेते थे और उसके बदले में उसको हम अपनी कोई सर्विस दे देते थे। राइट, तो हमारे पास कोई एक एग्जैक्ट मैकेनिज़्म नहीं था। तो इट इज़ द फाउंडेशन स्टोन अराउंड विच ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिवॉल्व। अब जब से मनी एक सिस्टम में आ गया, जब से मनी एक सर्कुलेशन में आ गया, एक एक्सचेंज के सिस्टम में आ गया, तब से हमारे क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। अब हमने हर चीज़ को किससे कंपेयर करना शुरू कर दिया है, इन टर्म्स ऑफ मनी। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन द मॉडर्न इकोनॉमी विदाउट मनी। बिल्कुल सही बात है, आज के टाइम में तो हम बिना पैसे के कुछ मेज़र ही नहीं कर सकते। इट इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑल इकोनॉमीज़। ये सबकी लाइफ को चलाने के लिए एक बेसिक नेसेसरीज है। क्लियर? करें अब बार्टर सिस्टम। हाँ, अब देखो बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या है, बार्टर सिस्टम क्या है, कब से आया और इसका क्या रोल है। तो बार्टर सिस्टम, बिफोर मनी वॉज इन्वेंटेड द प्रिमिटिव वर्ल्ड ट्रेड वॉज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। मतलब मनी के आने से पहले हमारे इकोनॉमी में या वर्ल्ड वाइड क्या सिस्टम था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या था, नीचे वाली डेफिनेशन देखते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन ह्यूमन नीड्स वर सिंपल एंड लिमिटेड। पहले क्या थी, अगर मैं 100 साल पहले बात करूं या और भी थोड़ा पीछे पहले जाएं तो हमारी नीड्स क्या थी, लिमिटेड थी और हमारी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं होती थी जो आज के टाइम पे है। पीपल यूज टू एक्सचेंज गुड्स विद ईच अदर टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। तो लोग क्या करते थे, जैसे सपोज मुझे अगर गारमेंट्स की ज़रूरत है तो मैं गारमेंट्स ले लेता था किसी पार्टी से, और सामने वाले के पास अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसके पास अगर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है तो मुझे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दे देता था। बार्टर एक्सचेंज रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। मतलब एक गुड्स आपने दिया और दूसरा गुड्स बदले में ले लिया। एन इकोनॉमी वेयर देर इज अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी और C2C इकोनॉमी। इसको और क्या बोलते हैं, दिस में कम इन योर एग्जाम। इस सिस्टम को हम बोलते हैं बार्टर इकोनॉमी या C2C इकोनॉमी, जहाँ पे C का मतलब क्या है, कमोडिटी। यानी एक कमोडिटी दो, दूसरी कमोडिटी ले लो। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल भी वही जो मैंने समझाया आपको। फॉर एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ फार्मर, यहाँ पे एक फार्मर का एग्जांपल देके बता रहे हैं आपको कि अगर मान लो एक फार्मर को क्या चाहिए, एक फार्मर को चाहिए हमारे पास, एक फार्मर गिव्स वीट एंड गेट्स क्लोथ फ्रॉम दी वीवर इन रिटर्न, इट इज़ नोन एज बार्टर एक्सचेंज। मतलब एक फार्मर ने क्या दिया, एक किसी को अपना खेती का वीट दिया और बदले में क्या ले लिया, उसने कपड़े ले लिए। तो ये उसका बार्टर सिस्टम में काम ऐसे हो जाता था। राइट, देखो फिर हमारे पास एक टॉपिक आता है लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज। मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम थी बार्टर एक्सचेंज में कि जिसको हम इसको लॉन्ग टर्म तक नहीं चला पाए। मतलब आज की डेट में एज ऑन 2021 बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, तो देखो इस सिस्टम में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम लिखी हुई है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, ध्यान से समझो आप। बार्टर सिस्टम तभी काम कर सकता था जब एक बायर हो और एक सेलर हो, मतलब दोनों तरफ गिव एंड टेक की सिचुएशन होनी चाहिए, तब बार्टर सिस्टम ठीक था। लेकिन सपोज करो एक को सिर्फ लेना है, मतलब एक को सिर्फ लेना है, देना नहीं है, या एक की सिर्फ नीड्स है और उसके पास अभी कुछ है नहीं, या ऐसा कुछ नहीं है जो उसको सेटिस्फाई कर सके। तो यहाँ पे क्या है, साइमल्टेनियसली आपके पास एक इक्विटेबल चीज़ नहीं है, तो बार्टर सिस्टम वहाँ पे पिट जाता था। या फिर ऐसे मान लो कि जैसे मैं आपको ऐसी कोई गुड्स दे रहा हूँ जो ज़्यादा ही लग्जीरियस है, या ज़्यादा बोले वो ज़्यादा ही मॉनेटरी वे में ज़्यादा है, और आप जो मुझे कंसिडरेशन बदले में दे रहे हो एज अ बार्टर सिस्टम, उसकी नेग्लिजिबल वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या पिट जाएगा, हमारा
बार्टर एक्सचेंज पड़ जाएगा, बार्टर एक्सचेंज पड़ जाएगा, इसलिए हमने इस सिस्टम को क्या नहीं किया, अडॉप्ट नहीं किया। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन। क्लियर हुआ पहला पॉइंट आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कहता है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मतलब दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, हर चीज को ना मनी में मेजर नहीं कर पा रहे थे हम। जब बार्टर सिस्टम था तो जैसे कि मनी तो था ही नहीं, तो हर चीज को बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। लेकिन आज की डेट में देखो हर चीज मनी में मेजरमेंट है, चाहे वो केजी में हो, चाहे वो ग्राम में हो, चाहे वो मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो। Each and every goods or service can be measured in terms of money. So that is why we can say that money exchange system is better than the barter exchange, and this is second limitation of barter exchange. Clear? बोलिए। थर्ड देखें, थर्ड लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ध्यान से देखो, लैक ऑफ स्टैंडर्ड, थर्ड लिमिटेशन इज, थर्ड लिमिटेशन कहता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बार्टर सिस्टम में क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अगर मान लो आज की डेट में आप मुझसे क्लास ले रहे हो, तो आज की डेट में क्या है, आप मेरी पेमेंट को डेफर कर सकते हो या मैं आपसे एडवांस ले सकता हूँ। ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जब मनी एक एक्सचेंज मैकेनिज्म है। लेकिन बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल ही नहीं है। बार्टर सिस्टम में हम क्या नहीं कर सकते, डेफर नहीं कर सकते थे। जैसे अगर मैंने आपको कोई सर्विस रेंडर करी तो मुझे आपको भी सर्विस इमीडिएट देनी चाहिए थी, तब बार्टर सिस्टम काम करता है। अदरवाइज उसको डेफरमेंट करना बहुत इशू है। तो आज की डेट में मनी को डेफरमेंट किया सकता है, इसमें लोग इंटरेस्ट ले लेते हैं, पेनल्टी ले लेते हैं, दैट इज ओके। बट बार्टर सिस्टम में हम क्या नहीं कर पा रहे थे, बताओ, डेफरमेंट नहीं कर पा रहे थे। दैट वॉज वन ऑफ द लिमिटेशन। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट देखें, फोर्थ पॉइंट देखो, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब ध्यान से समझो, आप आज की डेट में आपके पास जो सरप्लस मनी होता है, जिसको आप सेविंग्स बोलते हो, आप अपने बैंक अकाउंट में रखते हो, आप उसको इन्वेस्ट करते हो, आप उसको पोस्ट ऑफिस में डालते हो, आप LIC कराते हो। मतलब यू हैव वेरियस सोर्सेज बाय विच यू कैन सेव, बाय यू कैन मेक योर सेविंग्स। बट ये बार्टर सिस्टम में तो प्रॉब्लम नहीं है ना। बार्टर सिस्टम में तो चीज़ें उल्टी हो जाती थी। अगर मेरे पास गेहूं है, आटा है, राइस है, समझ रहे हो, तो ये सब चीज़ें पेरिशेबल होती हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम तक रखोगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। बट मनी में तो ऐसा नहीं है ना। बताओ, इज इट वी कैन से कि मनी जो हम ज़्यादा रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा? ऐसा नहीं। तो लैक ऑफ स्टोर वैल्यू बार्टर सिस्टम में नहीं था, बट दिस कैन बी डन इन एक्सचेंज ऑफ मनी। दैट इज़ वाई लैक ऑफ स्टोर वैल्यू इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। क्लियर? अब हमें जो पढ़ना है वो हमारा जो चैप्टर है वो बार्टर सिस्टम नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी बार्टर सिस्टम इन डिटेल, वी आर गोइंग टू स्टडी मनी एंड फॉर्म्स ऑफ मनी। तो दैट इज वाई मनी की डेफिनेशन अब हमारे पास आती है। और मनी की डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा क्या है, आज की डेट में पैसे की डेफिनेशन है, जो भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, दैट इज मनी। मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ध्यान से समझो इस डेफिनेशन को। ये डेफिनेशन सारी लिमिटेशन को खत्म कर रही है। जो लिमिटेशन किसकी थी, बार्टर सिस्टम की, उस ये डेफिनेशन मनी की उन सारी लिमिटेशन को खत्म कर रही है। क्या? मनी एक एक्सचेंज मैकेनिज्म है, मेजर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू है, स्टोर वैल्यू है और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है। मतलब मनी को तभी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं जब ये सारी लिमिटेशन किसकी खत्म कर रही है, बताओ, बार्टर सिस्टम की। राइट? दिस इज ऑल अबाउट मनी। एक छोटी सी डेफिनेशन और देखते हैं, मैं रीड कर रहा हूं। इट मस्ट बी नोटेड दैट मनी कैन बी एनी कमोडिटी चूजन बाय अ कॉमन कंसेंट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्या मतलब? मनी को मैं ये भी कह सकता हूं कि मनी कैन बी एनी कमोडिटी चूजन बाय कॉमन कंसेंट। जैसे अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि मनी जो आप करेंसी देते हो वो भी है, क्वाइंस देते हो वो भी है, इंस्ट्रूमेंट देते हो, चेक देते हो, डिमांड ड्राफ्ट देते हो वो भी है, या उसके इक्वलेंट कोई चीज़ देते हो। जैसे कंपनी के शेयर बिकते हैं, तो कंपनी का शेयर भी एक तरीके से मनी का ही डेफिनेशन में कवर होगा। क्लियर? मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई की डेफिनेशन क्या कहती है? मनी को हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे मनी सप्लाई क्या होता है।
राइट। तो मनी सप्लाई की डेफिनेशन है, मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। दोबारा मैं रीड कर रहा हूं, मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, मतलब पूरे पूरे अगर इकोनॉमी में इंडिया में देखा जाए तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, मैंने आपने होल्ड कर रखा है, नॉर्मल पब्लिक ने होल्ड कर रखा है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी पर्टिकुलर पीरियड में। जैसे आज अगर हम 9 जनवरी को देखें कि पब्लिक के पास कितना पैसा है, किस फॉर्म में है, तो उसे हम बोलेंगे मनी सप्लाई। जैसे 2020 में अगर मैं बात करूं तो कोविड-19 की सिचुएशन में देयर वाज अ लॉकडाउन, एंड द लॉकडाउन पीरियड मनी सप्लाई की प्रॉब्लम हो गई थी। मनी सप्लाई का मतलब लोगों के हाथों में मनी को सप्लाई करने की प्रॉब्लम हो गई थी। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट ने स्टेप क्या उठाया कि कई सारे फंड्स रिलीज किए टू द बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल, राइट। अब देखते हैं इसके फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई, करें इसको आगे। देखो फीचर्स क्या कहता है, फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई, इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। क्या आप दोबारा देखो, फीचर्स क्या कहता है, इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, सिर्फ पब्लिक को ही काउंट कर रहे हैं हम। द टर्म पब्लिक सिग्निफाई द मनी यूजिंग सेक्टर, दैट इज इंडिविजुअल भी और बिजनेस फॉर्म्स ही। लेकिन इसमें इंक्लूड क्या नहीं है, इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर, मतलब जो लोग पैसा बनाते हैं, ये जो मनी क्रिएट करते हैं। जैसे लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, बताओ कौन करेंसी इशू करता है, जल्दी बताओ, गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट के बिहाफ में कौन, जल्दी बताओ, आरबीआई, राइट। तो इनका एंड बैंकिंग सिस्टम, यानी बैंकिंग सिस्टम में कौन कौन आता है, बैंक्स आते हैं। तो आप सोचो उनको काउंट हम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम उनको भी काउंट कर लेंगे तो डबल कैलकुलेशन हो जाएगी, क्योंकि मेरा पैसा ही तो बैंक में है। बोलो, अगर मैं अपनी सेविंग को प्लस बैंक के डिपॉजिट्स को जोड़ दूंगा फिर तो डबल कैलकुलेशन हो जाएगी। तो दैट इज वाई हम सिर्फ किसका, इंडिविजुअल मनी सप्लाई काउंट कर रहे हैं, इंडिविजुअल का, बिजनेस फर्म का, गवर्नमेंट का, और हम फाइनेंशियल सिस्टम का काउंट नहीं कर रहे हैं। क्लियर। और दूसरा इसका फीचर है, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट दैट इट इज कंसर्न्ड विद पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब इसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर करते हैं। जैसे मैंने बताया आज 9 जनवरी या एक 31 जनवरी या 31 मार्च, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम मनी को काउंटिंग करते हैं तो उस फीचर को, उस तरीके को हम बोलते हैं मनी सप्लाई। क्लियर यहां तक, बिल्कुल। हाँ, अब हम देखते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। देखो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, देखो, करें इसको कंटिन्यू। देखो अब ध्यान से समझना, अब बहुत जल्दी हम लोग इसके मेन क्रक्स पे आने वाले हैं। देखो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, इसको आप स्लैश एक और चीज कह सकते हो, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। यहां पे लिखो आप अपनी बुक में, जो भी आपके पास बुक है वहां पे लिखो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, के बगल में लिखो कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, यानी इसे कंपोनेंट भी कहते हैं। देखो टिल 1967-68 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज ओनली द नैरो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मतलब 1967-68 के पीरियड तक आरबीआई जो है मनी की फॉर्म को बड़े नैरो टर्म में मेजर करता था। बट सिंस 1977 फॉर अल्टरनेटिव मेजर ऑफ मनी सप्लाई M1, M2, M3 एंड M4 हैव बीन इवॉल्व। अब आज की डेट में आरबीआई के पास कितने मेजर्स हैं मनी को करने के लिए, M1, M2, M3, M4। अब ये M1, M2, M3, M4 क्या है, अब हम देखेंगे वन बाय वन, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं M1। देखें M1, हाँ देखो M1, देखो क्या कहता है, M1 क्या है, इट इज द फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजैक्शन मनी। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। M1 क्या है, इट इज फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजैक्शन मनी एज इट कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर मेकिंग ट्रांजैक्शंस। मतलब M1 में जो हम काउंट करेंगे उसमें वो करेंसी या वो फॉर्म ऑफ करेंसी आएगी जो फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन में यूज होती है। तो M1 इज इक्वल टू, देखो क्या कहता है फॉर्मूला, M1 कहता है करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। दोबारा देखेंगे इसको,
M1 में कौन कौन सी मनी सप्लाई काउंट हो रही है? करेंसी एंड कॉइंड विद पब्लिक, मेरे और आपके पास जो पैसे हैं, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। मतलब इतना पैसा नॉर्मली मार्केट में चलता है, मेरे और आपकी जेब में कितना है, प्लस बैंकों के पास कितना है, प्लस आरबीआई के पास कितना पैसा है, इन सबको अगर जोड़ दे तो दिस इज द ट्रांजैक्शन मनी एंड दिस इज द M1. M1 is most liquid. M1 is most liquid measure of money supply as all its component are easily used as a medium of exchange. क्या इसने बोला कि जो M1 है वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में है और इसको हम अपने ट्रांजैक्शन में फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। डिटेल से देखते हैं अब कि करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स जो हमारे पास होते हैं, मेरे और आपके पास जो नोट की फॉर्म में है, एंड कॉइन हेल्ड बाय पब्लिक जो हमारे और आपकी पॉकेट में है, सिक्के, एंड करेंसी हेल्ड विद द गवर्नमेंट एंड बैंक नॉट टू बी इंक्लूडेड। दोबारा ध्यान से देखो क्या कहता है ये, इट इंक्लूड्स कॉइन, सॉरी, इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन हेल्ड बाय द पब्लिक। Remember, any currency held with the government and bank is not to be included। जो मैंने आपको अभी ऊपर समझाया था कि अगर मेरे पैसे बैंक में हैं तो उसको आप दोबारा काउंट नहीं करोगे, क्योंकि बैंक के पास जो पैसे पड़े हुए हैं वो मेरे ही तो हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप डबल काउंटिंग नहीं करना आपको। बात समझ में आती है आपको? डबल काउंटिंग हो जाएगी वरना। तो जो करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक है उसमें सिर्फ कौन सी लोगे आप? जो मेरे पास है। समझ गए? जो मेरा पैसा बैंक के पास है उसको काउंट बोलो नहीं करना यहां पे करेंसी विद। इसमें आगे देखो क्या कहता है, करेंसी मनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज फैट मनी। ध्यान से देखो, करेंसी मनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज फैट मनी। फैट मनी इज डिफाइंड एज अ मनी विच इज अंडर द फैट और ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्ट एज अ मनी that is under law, it must be accepted for all debts। क्या बोला इसने? देखो, करेंसी मनी को हम और क्या कहते हैं? फैट मनी कहते हैं। फैट मनी का मतलब क्या होता है? फैट मनी डिफाइंड एज मनी विच इज अंडर द फैट और ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्ट एज मनी अंडर लॉ, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन ऑल डेट्स। मतलब जो मनी गवर्नमेंट बोल देती है इन सर्कुलेशन में है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। जैसे मानो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे गवर्नमेंट ने कुछ करेंसी को बैन कर दिया, यानी कुछ पर्टिकुलर नोट्स को बैन कर दिया, इसका मतलब उसने उसको क्या कर दिया? डीबार्ड कर दिया, उसको हम एज पर लॉ डील नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो करेंसी फ्लो में होती है उसको कोई पर्सन डीलिंग करने से मना नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? बोलो। अब आगे देखो, नेक्स्ट कहता है इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी। इसको और क्या कहते हैं? लीगल टेंडर मनी, एज इट कैन बी लीगली यूज टू मेक द पेमेंट ऑफ डेट एंड अदर ऑब्लिगेशन। इसको पहला मैंने पढ़ाया फैट मनी कहते हैं, दूसरा लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं, क्योंकि ये लीगली वैलिड है एक डेट्स को पे करने की और अपनी ऑब्लिगेशंस को पे करने की। तो दिस इज वन हेड दैट वी हैव अंडरस्टूड कि M1 के अंदर पहला हमने डिटेल से पढ़ा क्या? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, राइट। आगे है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। क्या लिखा हुआ है बताओ? डिमांड डिपॉजिट। अभी मैं M1 को ही पूरा पढ़ा रहा हूं। M1 में पहला मैंने पढ़ाया आपको, क्या बताओ? M1 में पहला पढ़ाया करेंसी विद पब्लिक, राइट। दूसरा मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं? डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक के पास हमारा डिमांड का डिपॉजिट्स रखा हुआ है। इसके अंदर देखो क्या कहता है, इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। It refers to demand deposits of public with the commercial banks. Demand deposits are the deposits which can be in cash by issuing checks at any time by account holder. अब देखो M1 के दूसरे कंटेंट में हम क्या ले रहे हैं? वो डिपॉजिट जो बैंक के पास है, वो डिपॉजिट जो बैंक के पास है, कमर्शियल बैंक के पास, और जिसको मैं अपनी ट्रांजैक्शन का यूज़ कर सकता हूं। जैसे आपको पेमेंट करनी है तो आप मुझे कैश नहीं दे रहे हो, आप मुझे एक इंस्ट्रूमेंट दे रहे हो, जो कौन अल्टीमेटली मुझे पे करेगा? आपका बैंक।
तो अ डिमांड डिपॉजिट ट्रीटेड एज इक्वल टू करेंसी हेल्ड एट इज रेडली एक्सेप्टेड टू मेड अ पेमेंट। ये भी क्या है, ट्रांजैक्शन मनी ही है, बस फर्क ये है कि पहले करेंसी आप पे करते हो, लेकिन अगर आप कमर्शियल बैंक के थ्रू पे करते हो तो वो एक सेकंड पार्टी हो जाती है। क्लियर। थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट क्या है देखो, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें अंदर क्या है, इट इंक्लूड्स डिपॉजिट हेल्ड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक। दोबारा ध्यान से देखो, हम M1 कर रहे हैं। M1 में हमने पढ़ा क्या क्या आता है, पहला करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, दूसरा हमने पढ़ा डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो इट इंक्लूड्स डिपॉजिट हेल्ड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स एंड गवर्नमेंट। तो मतलब आरबीआई के पास जो पैसा जमा है किसका, गवर्नमेंट का और फॉरेन बैंक्स का, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, वर्ल्ड बैंक का, IMF का, एटसेट्रा। बात समझ आ गई। तो M1 के अंदर 3 कंटेंट हमने पढ़ लिए, पहला करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, दूसरा डिपॉजिट डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, तीसरा अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। क्लियर। अच्छा, इसके अंदर एक लाइन लिखी हुई सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड डिपॉजिट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। वेरी केयरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। जो मैंने आपको पढ़ाया अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, इसमें क्या काउंट नहीं करना वो ये बोल रहा है, कह रहा है कि इसमें इंक्लूड नहीं करना डिपॉजिट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। बात समझ आ रही है, इसको काउंट अप नहीं करना। इट डज नॉट इंक्लूड डिपॉजिट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। तो इसमें लेना क्या क्या है, अदर डिपॉजिट के अंदर आएगा क्या कि जो बैंक ने आरबीआई होल्ड करता है फॉरेन बैंक का, गवर्नमेंट का और पब्लिक इंस्टीट्यूशन का, और जितने फॉरेनर इंस्टीट्यूशंस हैं उनका पैसा। क्लियर। M2 देखो क्या कहता है, M2 क्या है, इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। M2 कहता है इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। M2 है इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एज कंपेयर टू M1। मतलब M1 में जो हमने कवर किया वो एक तरीके से नैरो टर्म थी, वो मनी इन सर्कुलेशन थी। M2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, M1 तो लेंगे ही लेंगे, कुछ और चीज लेंगे। आई रिपीट, M2 में M1 तो लेंगे ही लेंगे प्लस कुछ और चीज मनी सर्कुलेशन में काउंट करेंगे। तो M2 का फॉर्मूला क्या है देखो, M2 का फॉर्मूला कहता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। यानी पिछले केस में हमने एक चीज मिस कर दी तो वो यहां काउंट कर ली। M1 जब हमने पढ़ा था तो पोस्ट ऑफिस को इग्नोर कर दिया, पोस्ट ऑफिस के पास भी कुछ ट्रांजैक्शन कुछ कैश होता है। तो M2 की डेफिनेशन में उसको ले लिया है कि जो लोग पोस्ट ऑफिस में अपनी सेविंग्स रखते हैं उनकी हम मनी काउंट करेंगे M2 में। तो M2 इज इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। राइट। क्लियर। M3 करें अब। हाँ, अब M3 करते हैं। M3 का फॉर्मूला देखते हैं। M3 दिस कंसेप्ट इज ब्रॉडर एज कंपेयर टू M1। अब ये भी ब्रॉडर है, क्यों, M3 में और चीजें जोड़ देंगे। तो देखो M3 का फॉर्मूला क्या कहता है, M3 कहता है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। अब इसमें फर्क क्या हो गया, अब इसमें फर्क क्या हो गया, M2 में नई चीज क्या आई थी, पोस्ट ऑफिस। M3 में नई चीज क्या आ रही है, M1 तो है ही नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, जो बैंक में आप टाइम के हिसाब से पैसे जमा कराते हो। अगर आपको रिमेंबर हो बैंकिंग जब मैंने समझाया था तो 3 टाइप के अकाउंट बैंक खुलता है, सेविंग, करंट और एफडी। तो एफडी जो आप कराते हो वो कहां काउंट होगा, M3 में काउंट होगा, एंड दैट इज नोन एज नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। क्लियर। हाँ, अब M4 पे आ जाओ। M4 क्या कहता है, M4 का फॉर्मूला देखो, दिस मेजर्स इंक्लूड टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इन एडिशन टू M3। M3 जो हमने किया उसमें अब हम लोग क्या ले रहे हैं, M3 में मैंने लिया नेट टाइम डिपॉजिट्स, M4 कहता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। टोटल डिपॉजिट्स ले लिया, जल्दी कंफ्यूज मत होना। M2 देखो दोबारा, M2 क्या कह रहा था, M2 कह रहा था M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। M2 कह रहा था M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स।
M4 कह रहा है M3 लेना है और पोस्ट ऑफिस की सारी डिपॉजिट जोड़ देना है, टोटल डिपॉजिट जोड़ देना है एक्सक्लूडिंग NSC। NSC रेफर्स टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये आपको याद रखना है फॉर्मूलाज, क्लियर है, ये आपको याद रखना है। अब हम इसी डेफिनेशन में, इसी चीज़ों में हम डिस्कस करते हैं एक और कॉन्सेप्ट इसी के अंदर, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। जब हम मनी मेजर कर रहे हैं M1 M2 M3 M4, तो उसमें हम क्या क्या फैक्ट्स को और काउंट करेंगे, उनमें और क्या क्या चीज़ें आएंगी। देखो क्या है, पहला कहता है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, पहला four measures of money supply represent different degree of liquidity. The four measures of money supply represent different degrees of liquidity, with M1 being the most liquid and M4 being the least liquid. तो ये हमें याद रखना है कि जब M1 को पढ़ा था हमने तो वो मोस्ट लिक्विड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रांजैक्शन वाली चीज़ें हैं। M4 में हमने क्या किया, लीस्ट लिक्विड को काउंट किया है, मतलब लीस्ट लिक्विड चीज़ें M4 में, और फ्रिक्वेंटली या हाईली लिक्विड जो करेंसी है वो कहाँ है, M1 में। ठीक है, ये एक तरीके से एनालिसिस हो रहा है M1 M2 M3 के अंदर है क्या, ठीक है ना। दूसरा पैरा कहता है M3 इज वाइडली यूज्ड एज अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ सोसाइटी। यानी M3 को अगर मैं देखूं, जो क्या था हमारा M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, तो ये वाइडली यूज होता है, ज़्यादातर पब्लिक इसी में काम करती है, और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ सप्लाई। फोर्थ पैरा कहता है, देखो थर्ड, M1 and M2 आर जनरली नोन एज नैरो मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट, वेयर एज M3 and M4 आर नोन एज ब्रॉड मनी कंसेप्ट। मतलब उसी M1 M2 M3 को बार बार वो एनालिसिस करके नई नई चीजें बता रहा है आपको। दिस इज द फैक्ट्स, दिस इज द फैक्ट, दिस इज द हिडन फैक्ट्स ऑफ M1 M2 M3 एंड M4। क्लियर। क्या कहता है यहाँ पे टॉपिक, फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी। देखो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अभी जो हमने पढ़ा M1 M2 M3 M4 वो सारा मनी का कैलकुलेशन था। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ मनी क्या है, मनी से हम क्या करते हैं आजकल। दिस इज नॉर्मल क्वेश्चन बट दिस इज ऑल्सो अ डीप कॉन्सेप्ट। फंक्शन ऑफ मनी क्या है, पहला पॉइंट कहता है हमारे पास मनी के दो फंक्शंस हैं। मनी को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन क्या है, मेन और बेसिक फंक्शन को हम प्राइमरी में डालेंगे, और सब्सिडरी और डेरिवेटिव फंक्शंस की बात करें तो हम उसको सेकेंडरी में डालेंगे। इस चार्ट को देखो आप, फंक्शंस ऑफ मनी कहता है, ये चार्ट कहता है हमारे पास फंक्शंस ऑफ मनी क्या है। पहला प्राइमरी फंक्शंस की हम बात करें, एक ये फंक्शन है। दूसरा हमारे पास कौन सा है, सेकेंडरी फंक्शन है। सेकेंडरी में क्या है, दो, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। यानी इसकी बात करें तो ये हमने डिस्कस अभी मीनिंग में कर लिया है, अब इसी को हम डिटेल से देख रहे हैं एज अ फंक्शन। तो अब हम इसके वन बाय वन फंक्शन डिटेल से पढ़ते हैं, जिससे हमें और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। राइट, तो देखो सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन पे आते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला इसका क्या कॉन्सेप्ट है प्राइमरी में, मीडियम ऑफ, बताओ सबसे बड़ा प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मीडियम एक्सचेंज के अंदर हम क्या लिख के आएंगे, देखो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स दैट इट कैन बी यूज टू मेक पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब एक ऐसा एक्सचेंज मैकेनिज्म आ गया है जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी चीज को वैल्यू करने में। यानी सिंपल, एवरीथिंग इज मेजर्ड, एवरीथिंग हैज बीन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी, वी जस्ट हैव टू पे इन दैट वे। हमें 10 रुपये, 20 रुपये, 1000 रुपये, लाख रुपये पे करने हैं, उसकी जो भी वैल्यू होगी। तो मनी इज द प्राइमरली इज अ सिस्टम बाय विच एवरी पेमेंट एंड एवरी ट्रांजेक्शन कैन बी डन इन टर्म्स ऑफ रुपी, दैट इज द प्राइमरी फंक्शन। दूसरा इसका मेन फंक्शन क्या है, दूसरा इसका मेन फंक्शन कहता है मेजर ऑफ वैल्यू। हर चीज को नापने का एक क्या हो गया है, मनी एक कंसिडरेशन हो गया है। तो मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी वर्क एज अ कॉमन डिनोमिनेशन इन विच वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस आर एक्सप्रेस। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम मनी में एक्सप्रेस ना कर सके, समझ रहे हैं आप। तो ये इसके अंदर थर्ड डॉटेड वाला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, दिस वन, थर्ड डॉटेड पॉइंट, मनी हेल्प्स। Money helps in calculating relative price of goods and service. Due to this reason, it is regarded as unit of account.
फॉर इंस्टेंस रूपी इज द यूनिट ऑफ अकाउंट इन इंडिया, पाउंड इन इंग्लैंड, सो ऑन। मतलब एक हर कंट्री में क्या बन गया है, एक शॉर्ट बन गया है, एक तरीके मेजर बन गया है कि आपको किसी भी चीज़ में यूनिट करना है। जैसे यहाँ का रूपी है, समझ गए, कहीं का पाउंड है, यूएस का डॉलर है, चाइना की भी अपनी करेंसी है, रशिया की भी अपनी करेंसी है। तो हमने हर जगह का एक मॉनेटरी वे डिसाइड कर लिया है। क्लियर? हाँ, सेकेंडरी फंक्शन की बात करते हैं। सेकेंडरी फंक्शन अगर एग्जाम में आता है तो हमें क्या याद रखना है? देखो, सेकेंडरी फंक्शन में पहला है स्टैंडर्ड ऑफ, सेकेंडरी फंक्शन में पहला है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स क्या कहता है? मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मीन्स दैट मनी एक्ट एज स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर। अभी जब मैंने पढ़ाया था लिमिटेशन बार्टर सिस्टम की, वहां पे सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी? एक डेफर पेमेंट का कोई वैल्यूएशन ही नहीं था, कर ही नहीं सकते थे हम। लेकिन यहाँ पे क्या है? मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मीन्स मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर। यानी जिस भी चीज़ को मुझे फ्यूचर में पे करना है उसका मैं आज वैल्यूएशन कर सकता हूँ, कल भी उसकी वैल्यूएशन निकाली जा सकती है। जैसे मैंने बताया, उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा, पेनल्टी होगी, चार्जेस होंगे, बट डेफर पेमेंट किया जा सकता है विच वॉज एब्सेंट इन मैकेनिज्म ऑफ बार्टर सिस्टम। ठीक है, सेकंड प्राइमरी फंक्शन देखें। सेकंड प्राइमरी फंक्शन देखो कौन सा है, मार्क किया, ये वाला स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या कहता है? अब ये भी लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की जो इसका फंक्शन काम कर रहा है। मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेसिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। मतलब आप आज 1 रुपी को स्टोर करके 10 रुपीज, 100 रुपी को स्टोर करके 2000 रुपीज बना सकते हो। दिस इज सेकेंड फंक्शन ऑफ मनी। मनी क्रिएट्स मनी, सिंपली मीन्स। इससे पहले हमने जो बैंकिंग चैप्टर पढ़ा था, बैंकिंग का काम यही है कि लोगों के पैसे को डबल करना, लोगों के पैसों को मनी से मनी क्रिएट करना, राइट? तो दिस इज सेकंड फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। क्लियर? राइट, ये हमारा मनी का दोनों फंक्शन क्लियर हो गए। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक हमारे पास है फंक्शंस ऑफ मनी। द टॉपिक ऑफ द क्लास इज फंक्शंस ऑफ मनी। कितने फंक्शंस हैं मनी के? प्राइमरली देखा जाए तो वी हैव 2 फंक्शंस ऑफ मनी, प्राइमरी फंक्शन एंड द सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन को हम और क्या बोल सकते हैं? बेसिक फंक्शन, और वी कैन से मेन फंक्शन। एंड सेकेंडरी फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडरी फंक्शन और डेरिवेटिव फंक्शंस। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है सेकेंडरी फंक्शंस लिखो मनी का, या सब्सिडरी फंक्शन लिखो, या डेरिवेटिव लिखो, तो आपको आंसर एक ही देना है। तो ये चार्ट देखो आपके पास क्या कहता है। दिस इज द चार्ट। चार्ट कहता है देयर इज 2 क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वी हैव इज प्राइमरी फंक्शन, सेकंड वी हैव सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में मेनली 2 फंक्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो काम करता है मनी, सेकंड करता है मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन क्या परफॉर्म करता है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट जो बार्टर सिस्टम में नहीं थी, सबसे बड़ा सॉल्यूशन इसी ने किया। और स्टोर ऑफ वैल्यू, आप मनी को स्टोर कर सकते हो, मनी की वैल्यू को स्टोर करके आप उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हो अगर आप एक स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट में लगाते हो। क्लियर? राइट, अब हम 1 बाय 1 फंक्शन को डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन कहता है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे है, इसको अंदर देखते हैं क्या ये पॉइंट कहता है। ये कहता है कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मींस दैट इट कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब अगर मुझे आपको गुड्स एंड सर्विस रेंडर करनी है तो आई विल टेल यू द माय वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन टर्म्स ऑफ मनी। सपोज यू आर गेटिंग क्लासेस फ्रॉम मी एंड आई विल डेफिनेटली कोट यू अ पर्टिकुलर अमाउंट दैट यू हैव टू पे टू रिसीव माय सर्विस, दैट इज क्लास, दैट इज कोचिंग, है ना। इन द सेम वे अगर आप मार्केट में जाते हो तो ईच एंड एवरीथिंग हैज सम वैल्यू, ईच एंड एवरीथिंग हैज अ एक डिराइव वैल्यू है, उसको आप पे करते हो, देन यू रिसीव दैट गुड्स एंड सर्विस। तो दिस इज द primary function of money, that was medium of exchange, right? Yes sir. Let's understand the second main function or second main function, then the primary function क्या है? measure of value। measure of value मतलब ये क्या है? जो money है वो money
का क्या है, हर चीज को वी कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। इन बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम थी कि हम हर चीज को मेजर नहीं कर पाते थे, या तो हमें कभी बदले में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ता था या कम ज़्यादा एक सोल्यूशन प्रॉब्लम होती थी। तो हमारे पास जो सेकंड फीचर आया दैट इज मेजर ऑफ वैल्यू, वो कहता है मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स that money work as a common denomination in which value of all goods and service are expressed। मतलब ये कहता है कि जितनी गुड्स एंड सर्विस हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल हैं डेफिनेटली उसको हम एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन में ला सकते हैं, राइट। हम उसको एक फिक्स करेंसी में ला सकते हैं जो आपके और मेरे बीच में रिसीवेबल पेबल का काम करेगा। इसके अंदर पहला पॉइंट देखो क्या कहता है, दिस वन, बाय रिड्यूसिंग the value of goods and service to a single unit, that is price, it become very easy to find out the exchange ratio between them and comparing their prices। अब ये क्या है, हर चीज गुड्स एंड सर्विस को अगर मैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी या पर्टिकुलर डिनोमिनेशन में ले आता हूं तो उसको कहीं ना कहीं मेजर करना, उसको रेशियो में डिवाइड करना आसान हो जाता है, जो ये फंक्शन परफॉर्म करता है मनी का। सेकेंड पॉइंट देखो ये क्या कहता है, This function facilitate maintenance of business accounts which would be otherwise impossible। दूसरा जो फंक्शन क्या कर रहा है ये, इट फैसिलिटेट मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस अकाउंट्स, आप बिजनेस के अकाउंट्स को मेंटेन कर पा रहे हो, विच वुड बी अदरवाइज इम्पॉसिबल। जैसे बिजनेस की ट्रांजेक्शन को, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, जो डेली बेसिस में अकाउंटिंग होती है बिजनेसेस की, वो कैसे मेंटेन हो पा रही है, बिकॉज वी हैव अ सर्टेन डिनोमिनेशन क्राइटेरिया दैट इज मनी, दैट इज एट अ यूनिट वैल्यू, दैट इज द मेन प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। तो अगर हम देखें ओवरऑल व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस, बताओ अभी तक जो हमने पढ़ा, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। फर्स्ट वाज, बताओ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड सेकंड इज मेजर ऑफ वैल्यू, और यू कैन से यूनिट ऑफ वैल्यू। क्लियर। नाउ सेकेंडरी फंक्शंस क्या है, सेकेंडरी फंक्शन का मतलब क्या है, सेकेंडरी फंक्शन का मतलब विच इज नॉट प्राइमरी, मतलब अदर फंक्शन विच आर नॉट इसेंशियल। इसके अंदर क्या होता है, इसको रीड करते हैं, दीज रेफर्स टू दोज फंक्शंस ऑफ मनी विच आर सप्लीमेंट्री टू प्राइमरी फंक्शंस। मतलब प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी फंक्शन का काम भी करता है मनी, एंड इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम डेरिवेटिव फंक्शंस भी बोलते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन पॉइंट एज अ सेकेंडरी फंक्शन। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, देखो सबसे पहला पॉइंट कहता है एज अ सेकेंडरी फंक्शन में, वो कहता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मीन्स दैट मनी एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट्स विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर, जिसको मैं फ्यूचर में पे कर सकता हूं। सपोज वी हैव अ एग्रीमेंट ऑफ कोचिंग, आई एम प्रोवाइडिंग यू क्लासेज एंड यू आर सपोज टू पे मी अ डेफिनेट अमाउंट। तो हमारे बीच में एग्रीमेंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल दैट वी हैव, कि आप वीकली मुझसे क्लासेस लीजिए और जब वीक एंड होगा तो यू आर सपोज टू पे मी दिस मच अमाउंट। तो ये पॉसिबल कब हो पाया, जब हमारा ऑलरेडी ये डिस्कशन हो चुका है कि पर क्लास या पर वीक हमें या मुझे आपको या आप मुझे कितना पे करेंगे। तो अगर ये टर्म्स ऑफ वैल्यू मनी में ना होता या इसको हम मनी मेजर नहीं कर पाते तो शायद डेफर्ड पेमेंट इम्पॉसिबल हो जाता। तो बिकॉज मनी सर्व दिस फंक्शन, दैट इज वाई वी कैन डेफर द पेमेंट, एंड दिस इज वन ऑफ द secondary function of money, that it facilitate of deferment of payment in future specified time. Clear? Okay, next function is store of value. Next function that money perform is store of value, or we can say asset function of money. Asset, इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। अब देखो ध्यान से, मनी जो है, मनी से मनी क्रिएट होता है। दिस इज अ फाइनेंस मार्केट का एक कोट है कि मनी से मनी क्रिएट कैसे होता है। अब मनी से मनी क्रिएट कैसे होता है कि जब प्रेजेंट में मनी की वैल्यू कुछ और हो और फ्यूचर में उसकी वैल्यू कुछ और बन जाए। जैसे मैंने बैंकिंग के चैप्टर में आपको एग्जांपल बताया था कि किस तरीके से बैंक 100 रुपए से कितने कमा रहा है, 100 रुपए से उसने अल्टीमेटली 5000 अर्न कर लिए। तो ये क्या है, दिस इज द मनी क्रिएशन, कि हाउ अ पर्टिकुलर बैंक हैज क्रिएटेड 5000 नेटवर्थ फ्रॉम रूपी ऑफ 100।
तो दिस इज समहाउ फंक्शन ऑफ मनी कि वी कैन क्रिएट मनी फ्रॉम द मनी इटसेल्फ। तो दिस इज द सेकेंडरी फंक्शन, दिस इज द असेट फंक्शन ऑफ मनी। आगे देखते हैं इसके अंदर आगे क्या लिखा है, मनी इज अ वे टू स्टोर वेल्थ, although wealth can be stored in other form also, but money is most economical and convenient way. It provides security to individuals to meet contingency, unpredictable emergencies and pay future debts. अब because money perform these function, जैसे हम लोग LIC कराते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, LIC कराते हैं हम लोग, मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, तो ये क्या है, ये यही है स्टोर ऑफ वैल्यू। वी पे सर्टेन फिक्स अमाउंट टू द इंश्योरेंस कंपनी, and the moment when we meet the criteria or when we unfortunately meet some accident, that insurance company pay us a lump sum amount. That means that has a store value, that money that we have paid in form of premium, that has been created a values, मैंने अपनी एक value create कर ली, and that is known as insurance claim, that is known as insurance claim. That has been possible only because money perform this function, right? अब हमारे पास टॉपिक है, देखो क्या लिखा हुआ है, टॉपिक इज मनी हैज ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। जो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम थी, जो बार्टर सिस्टम में वीकनेस थी, वो कहीं ना कहीं मनी सिस्टम के आने से, एक करेंसी डिनोमिनेशन के आने से वो क्या हो गई, रिमूव हो गई। एंड वो क्या प्रॉब्लम्स थी, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो अभी जो हमने फंक्शंस पढ़े ना कहीं वही फंक्शंस उसकी ड्रॉबैक बन जाएगी जो उसको रिमूव कर दे। तो पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। वी हैव टू रेंडर सर्विस बाय रिसीविंग सम सर्विस। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था, फिक्स नहीं था। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं और अगर बार्टर सिस्टम होता तो शायद आप मेरे घर पे कोई काम करने आते या आपके फादर मुझे कुछ पढ़ा देते, तो दैट वाज द बार्टर सिस्टम। बट अब क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। यू विल रेंडर सम सर्विस टू मी, आई विल पे यू, एंड इफ आई रेंडर सर्टेन सर्विसेज टू यू, यू विल हैव टू पे मी अ सर्टेन अमाउंट। दैट हैज बीन अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो बार्टर सिस्टम में नहीं था। सेम जो दूसरा फंक्शन हमने मनी का पढ़ा, वहां पे भी ये आ गया, मेजर ऑफ वैल्यू। अब मनी को मेजर करना आसान है, लेकिन बार्टर सिस्टम जब था तो हम उसकी वैल्यू को असर्टेन नहीं कर पाते थे, जो कि एक प्रॉब्लम थी। नाउ दैट प्रॉब्लम हैज बीन एबॉलिश एंड दैट वैल्यू हैज बीन परफॉर्म बाय मनी। थर्ड है स्टोर ऑफ वैल्यू। सेम देखो, जो फंक्शन हम पढ़े हमने मनी के, वही हमारे पास क्या बन गए हैं, ड्रॉबैक। किसके ड्रॉबैक, बार्टर सिस्टम के। वही ड्रॉबैक को रिमूव करने मनी आ चुकी है, जो उसके एज आ क्या काम कर रही है, ड्रॉबैक को रिमूव करने का। तो थर्ड है स्टोर ऑफ वैल्यू। वी कैन स्टोर द मनी, वी कैन create money from the money, we can generate the future value of some amount. Suppose if I put some amount in my saving bank account, the bank give me a facility to give some interest on that particular amount. If I am depositing 1000 rupee at after year end, definitely I will get some more amount. That is the store value function. Fourth one is standard of deferred payment. As we have already discussed, deferred payment means you can pay, you are agreeing to pay some amount in future date. That is one of the function performed by money, and that was the problem in barter system. Now that has been abolished when the money has come into denomination form. तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स। अब चाहे हमारे पास फंक्शन मनी के एग्जाम में आते हैं, वी कैन राइट दीज 4 पॉइंट्स, या हमारे पास क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स दैट हैज बीन इन बार्टर सिस्टम दैट हैज बीन अबॉलिश्ड बाय मनी, तो ये हम लिख के आ जाएंगे, राइट। नॉ टॉपिक हमारे पास आ चुका है इवोल्यूशन ऑफ मनी, एंड दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको ध्यान से देखते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मनी, ये मनी का कंसेप्ट आया कहां से, कैसे ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गई, और कैसे ये आज एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है इन डे टू डे लाइफ। तो इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, मनी हैज इवॉल्व थ्रू डिफरेंट स्टेजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। इट डेवलप थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस। क्या, कमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी एंड प्लास्टिक मनी। देखते हैं इवोल्यूशन कहां से शुरू हुआ। इवोल्यूशन शुरू हुआ कहां से, कमोडिटी मनी से, और आज ये कहां पे काम कर रही है, प्लास्टिक मनी से। तो इसके बीच का जो इसकी जर्नी है, इसको देखते हैं। कमोडिटी मनी, कमोडिटी मनी का मतलब यही है जो बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में क्या था, कमोडिटी वॉज अ मनी। यू विल गिव मी राइस, आई विल गिव यू फ्रूट्स, or you will give me milk, I will give you my utensils. So there was a
exchange mechanism of what? Commodity. So there was a time when commodity was a money and we used to exchange one commodity in exchange of another commodity. So that was evolution of money. But इसमें problem आई, that was the barter system. इसमें problem आई जो हमने अभी पढ़ा, प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम आया, लेकिन फिर हम उसको आगे की तरफ मूव कर गए और आगे की तरफ मूव किया हमने, तो सेकंड हमारे पास इवोल्यूशन आया, दैट इज मेटालिक मनी. मेटालिक मनी क्या है? विद प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन कमोडिटी मनी चेंज इनटू मेटालिक मनी, मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर. तो लोगों ने क्या शुरू कर दिया? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर को ट्रेड करना शुरू कर दिया और लोग इसको एक एक्सचेंज मैकेनिज्म रखने लग गए. यू पीपल यूज टू गिव services by keeping gold, people used to receive some services by receiving some gold, silver, coppers. तो इनकी वैल्यू हुआ करती थी, समझ रहे हो? गोल्ड की ज़्यादा वैल्यू, फिर उससे थोड़ा कम सिल्वर, फिर कॉपर, इस तरीके से. तो ये क्या होता है? दे कुड बी इजिली हैंडल्ड एंड देयर क्वांटिटी कैन बी इजिली असर्टेन. इट वॉज अ मीडियम फॉर्म ऑफ मनी थ्रू आउट द मेजर पोर्शन ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री. ये काफ़ी टाइम तक क्या रहा हमारे पास? एक मनी का एक्सचेंज मैकेनिज्म रहा, दैट वाज मेटालिक मनी एज अ जर्नी. नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड फॉर्म हमारे पास आ गई जो आज हम प्रेजेंट में भी यूज करते हैं, दैट इज पेपर मनी, जो आज के टाइम में चलता है. ये क्या है? इट वॉज फाउंड इन इनकन्वीनियंट एज वेल एज डेंजरस टू कैरी गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. दिस इज ऑल्सो सो इन्वेंशन ऑफ पेपर मनी मार्क्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज in the development of money. Paper money is regulated by control by central bank, that is RBI. जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि जो पेपर मनी का सारा रेगुलेटेड वर्क है वो इंडिया में कौन करता है? RBI. in every country there is some central bank, there are central bank who mainly concerned with the printing of money, maintaining circulations of money and making policies regarding the money. तो एट प्रेजेंट अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ मनी कंसिस्ट मेनली ऑफ करेंसी नोट्स और पेपर मनी इशूड बाय सेंट्रल बैंक. राइट. उसके बाद हमने और मूव ऑन किया और हम मार्केट में क्या ले आए? क्रेडिट मनी ले आए. और ये क्रेडिट मनी क्या है? देखो, इमरजेंस ऑफ क्रेडिट मनी टुक प्लेस almost side by side with that of paper money. People keep a part of their cash as deposit with bank, which they can withdraw as their convenience through check. And check की बात करें तो मतलब मेरे कहने का कि you need not to give some lump sum cash to someone. You can easily write a check. You can easily draw a check and you can transfer that as a form of money, जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा as a M1, M2, M3. तो क्रेडिट मनी is also one of the journey performed by as a money denomination, जो आज भी फंक्शन में है. And the very popular currency that we are normally use in day-to-day life, that is plastic money. And you also know this kind of money, that is debit card, credit card, Visa, Master, Maestro. These are the plastic money. The latest money, इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है? The latest type of money in plastic money in the form of debit card, credit card. They aim at removing the need of carrying cash to make transaction. जहाँ पे कैश बुक, पासबुक मैं किसी को ड्रॉ कर सकता हूँ, आई कैन राइट द नेम एंड पार्टी टू whom आई वांट टू पे. अब यहाँ पे क्या है? प्लास्टिक मनी आप कैरी कर सकते हो, वेदर यू आर इन वन स्टेट और यू आर मूविंग टूवर्ड्स अनदर स्टेट, और इफ यू आर गोइंग अब्रॉड यू कैन ड्रॉ और रिसीव मनी फ्रॉम दिस काइंड ऑफ प्लास्टिक फॉर्म. तो दिस वाज द इवोल्यूशन ऑफ मनी. दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. अब डेफिनेशन देखते हैं, हमारे पास कितनी डेफिनेशंस हैं, किस किस ने कैसे डिफाइन किया है मनी को. तो वी हैव सो मेनी डेफिनेशंस ऑन द डिफरेंट क्राइटेरिया बेसिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो डेफिनेशन है मैं पढ़ रहा हूँ इसको. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, कौन सी डेफिनेशन? लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी. कानून की नजरों में मनी को कैसे डिफाइन किया गया है? एज पर लॉ व्हाट इज मनी मीन? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन मनी इज व्हाट द मनी सेज इन मनी. मनी इज व्हाट द लॉ सेज इन मनी. मतलब डेफिनेशन लॉ में क्या बोला गया है कि मनी वही है जो लॉ कहता है. तो इट मीन्स सो एनीथिंग विच द गवर्नमेंट डिक्लेयर एज अ मनी इज मनी. जिसको गवर्नमेंट क्या बोलते हैं? मनी है तो मनी है. जैसे डीमोनेटाइजेशन में कुछ करेंसी को डीबार्ड कर दिया गवर्नमेंट ने, जैसे 1000 की करेंसी चलती थी उसको बैन कर दिया, 500 का बैन कर दिया. तो मतलब गवर्नमेंट जिसको बोलेगी एज अ मनी तो उसको हम एज अ मनी की डेफिनेशन में कवर करेंगे, ये लॉ कहता है. अब इसके अंदर दो चीजें हैं, देखो इसके अंदर दो पार्ट है.
लिमिटेड लीगल टेंडर एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ये क्या होता है? लिमिटेड लीगल टेंडर क्या है? इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ अ डेट up to a certain limit. Beyond this limit, a person may refuse to accept the payment and no legal action can be taken against him. In India, coin are limited legal tender. मतलब लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब क्या हुआ? ऐसी मनी या ऐसी फॉर्म ऑफ मनी जिसको आप डेट के लिए तो पेमेंट कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट तक। बियॉन्ड दिस लिमिट अ पर्सन में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। जैसे लॉ में लिखा हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट है हमारे यहाँ पे, कि आप 50,000 से कैश अगर आप किसी को देते हो और डिपॉजिट करते हो बैंक में, तो आपको अपना पैन कार्ड शो करना पड़ेगा और यू हैव टू कोट योर बैंक टू योर पैन कार्ड नंबर एंड यू हैव टू ऑल्सो गिव द सोर्स ऑफ दैट 50,000 रुपये कि आपके पास वो कहां से आया। दैट इज अ लिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या कहता है? इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ legal tender money which can be paid in discharge of debt of any amount. Legal action can be taken against a person who refuse to accept this money. In India, paper notes are unlimited legal tender. Paper notes are unlimited legal tender. पेपर की फॉर्म को आप एक तरीके से अनलिमिटेड लीगल टेंडर मतलब सप्लाई कर सकते हो, जो कि मैंने बताया कि लेकिन आपको इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, इसके लिए भी। लेकिन यहाँ पे कॉइन में तो स्पेशली लिखा हुआ है कि कॉइन को आप एक, जैसे होता है ना, मैं आपको 50,000 रुपए 10,000 रुपीज कॉइन की फॉर्म में नहीं दे सकता, ये मना भी है और लोग लेते भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आप करेंसी नोट को जो प्रिंट पेपर फॉर्म में है उनको आप यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ भी लॉ है कि आपको 20,000 से ज्यादा पे करने पे आपको दिखाना पड़ता है किसको आप पे कर रहे हो, मना है कैश की ट्रांजेक्शन। और बैंक में 50,000 से ज्यादा डिपॉजिट पे बैंक आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछ सकता है और बैंक में आस्क फॉर योर पेन नंबर। अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी वो थी लीगल टेंडर मनी। उसके अंदर हमने दो चीजें देखी, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट देखो क्या आ गया, नॉन लीगल टेंडर मनी या ऑप्शनल मनी। ये हमारे पास पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है नॉन लीगल टेंडर मनी और ऑप्शनल मनी। क्या है इसके अंदर? इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी विच इज जनरली एक्सेप्टेड बट लीगली वन इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। फॉर एग्जाम्पल चेक, बैंक ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एटसेट्रा डू नॉट हैव लीगल बैकिंग एंड देयर एक्सेप्टेंस टोटली ऑप्शनल। मतलब वैसे देखा जाए तो चेक अपने आप में करेंसी नहीं है। Check is not a form of money, but you can receive or you can transfer it to somebody as a medium of exchange, right? लेकिन इससे आप कैश में कन्वर्ट तभी कर पाओगे जब आप उसके पास जाओगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास, जो आपके अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करेगा, जबकि इटसेल्फ चेक को आप मनी नहीं कह सकते। तो ये क्या है? इसको हम किसमें? ऑप्शनल मनी में कन्वर्ट करेंगे। ऑप्शनल मनी इसको हम मानेंगे। क्लियर? अब हम लोग आगे देखते हैं सेकंड डेफिनेशन जो आएगी। अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी वो लीगल डेफिनेशन के एंगल से लीगल डेफिनेशन थी। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फंक्शनल डेफिनेशन। फंक्शनल डेफिनेशन यानी किस टाइप के परफॉर्मेंस करती है उसकी क्या डेफिनेशन है। देखो सी बी पॉइंट हमारे पास क्या है। फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन मनी रेफर्स टू एनीथिंग दैट परफॉर्म द 4 बेसिक फंक्शन ऑफ मनी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो हमने अभी पढ़ा लास्ट, measure of value, standard of deferred payment and store of value. In other words of Crowther, ये एक author थे, money may be defined as anything which is generally accepted as a medium of exchange and at a same time act as a measure and store of value. यानी जो हमने अभी पढ़ा एज अ फंक्शन ऑफ बैंक, सॉरी फंक्शन ऑफ मनी, उसी को डेफिनेशन की तौर में कन्वर्ट करें तो वही फंक्शनल डेफिनेशन बन जाएगी कि जो मनी फंक्शन करती है उसी से हम डेफिनेशन डिराइव कर देंगे। और मनी क्या फंक्शन करती है? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मीडियम एक्सचेंज एंड लास्ट वन इज स्टोर ऑफ वैल्यू, राइट। सी डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी बेसिस पे मनी क्या है। लिक्विडिटी बेसिस पे मनी को कैसे डिफाइन हम लोग करेंगे। देखो पहला है मनी और लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी एंड सेकंड इज नियर मनी। पहला हमारे पास क्या है? मनी और लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। दूसरा हमारे पास है नियर मनी। तो लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी की डेफिनेशन क्या है? देखो
money has the quality of general acceptability which makes it the most liquid asset. By liquidity we mean the speed and certainty with which an asset can be converted back into money. Coins, currency, notes and bank money are the most liquid. और अगर आपको याद हो, अभी मैंने जो आपको पढ़ाया था M1, M2, M3, M4, वो यही डेफिनेशन में आएगा, मनी या लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, जो प्योर मनी है, जो एक्सचेंज में है, या मनी की फॉर्म में जिसको हम नॉर्मली डील करते हैं, जिसको मैं बहुत ही जल्दी मनी में कन्वर्ट कर सकता हूं. नेक्स्ट इज नियर मनी. अब ये नियर मनी क्या है, देखो, it includes those financial assets which are not as liquid as coin and currency notes but can be easily converted into money for paying debts. For example, national saving deposit, fixed deposits, bonds. They are not good as money but are non-legal tender money. Near money cannot be used directly for purchase of goods and services but can be converted into cash. अब ये क्या है, मैं आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, मैं आपको बॉन्ड्स नहीं दे सकता कि मेरे पेमेंट एडजस्ट कर लो, लेकिन ये ऐसे हैं मनी की फॉर्म में कन्वर्ट में कर सकता हूं, बट ये एक्सचेंज मैकेनिज्म का काम नहीं करते. तो दीज आर नियर मनी, मनी के जैसे हैं बट मनी के फंक्शन में यूज नहीं होगी, जो मैंने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ाई थी आपको. क्लियर. बेसिस पे डी पॉइंट हमारा कहता है स्कोप के बेसिस पे मनी की डेफिनेशन क्या है, ये देखते हैं हम लोग. तो फर्स्ट है हमारे पास नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी. नैरो डेफिनेशन क्या है? नैरो डेफिनेशन, इट इंक्लूड्स ओनली दोज थिंग्स विच एज फंक्शन एज मनी. जो हमने पीछे पढ़ा, जो हमने पीछे डिस्कस किया, जो फंक्शनल डेफिनेशन थी, वही यहां पे नैरो डेफिनेशन हो गई कि मनी क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. मनी क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है और स्टोर ऑफ वैल्यू. यही डेफिनेशन हमारे पास मनी की आती है एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नैरो डेफिनेशन, नैरो मनी. राइट. सेकेंड हमारे पास है ब्रॉड डेफिनेशन. ब्रॉड डेफिनेशन क्या कहती है? ब्रॉड डेफिनेशन किसके बारे में बताती है? जो हमने पढ़ा. ब्रॉड डेफिनेशन कहती है, फॉर्मूला के बेस पे कहती है, मनी एसेट प्लस नियर वैल्यू दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो दैट बिकम्स अ ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी. तो इन एडिशन टू नैरो मनी it also includes time deposit in bank and post offices. Time deposits are included as they have high degree of moneyness and can be converted into checkable deposit with a short span of time. तो ये डेफिनेशन आ गई. जो मनी है इन फंक्शन वो तो है ही, प्लस जो अदर फॉर्म में यूज होता है उसको हम इस कैटेगरी में ज्वाइंट कर लेंगे. राइट. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मनी. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ मनी. और क्लासिफिकेशन ऑफ मनी कितने टाइप्स की क्लासिफिकेशन है? मनी कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप between the value of money as money and value of money as commodity. Broadly, money can be classified as full bodied money, representative full bodied money and credit money. अब ये दूसरी क्लासिफिकेशन आ गई. अब हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो फिर तीन कैटेगरी की है, फुल बॉडीड मनी, रिप्रेजेंटेटिव और थर्ड हमने पढ़ा क्रेडिट मनी. अब इसको हम वन बाय वन देखते हैं. हमारे पास सबसे पहला है फुल बॉडीड मनी. ये क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? Any unit of money whose face value and intrinsic value are equal is known as full-bodied money. That is money value, commodity value. For example, during the British period, 1 rupee coin was made of silver and its value of money was same as its value of commodity. क्या कहता है ये? Any unit of money whose फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू आर इक्वल. ये दो चीजें कॉन्सेप्ट होती हैं, फेस वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू. फेस वैल्यू क्या होती है? जो उसकी नॉमिनल वैल्यू होती है, जो उसकी रियल वैल्यू होती है. इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? जो उसकी डिराइव की जाती है, जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है. जैसे मान लो नया मोबाइल की एक मार्केट, नया मोबाइल का एक परचेजिंग प्राइस होता है, लेकिन वही नया मोबाइल जब कुछ टाइम बाद पुराना हो जाता है तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ और हो जाती है, उसकी मार्केट वैल्यू कुछ और हो जाती है. तो फुल बॉडीड मनी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? फुल बॉडीड मनी कहता है एनी यूनिट ऑफ मनी whose फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू आर इक्वल इज नोन एज फुल बॉडीड मनी. अब 1 रुपए का सिक्का है अगर आपके पास, चाहे वो नया हो पुराना हो, उसकी वैल्यू तो 1 ही रुपए है ना,
राइट। तो ये हो गया हमारे पास कंसेप्ट फुल बॉडीड मनी। क्लियर। सेकंड हमारे पास है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी ये क्या है? इट रेफर्स टू मनी which is usually made of paper. The value of representative full bodied money is much higher than its value as a commodity. It is accepted as money as it can be conveniently used to carrying out transaction. Such a type of paper money is 100% backed with metallic reserve of gold or silver or is redeemable at an option of holder. For example, in case of convertible paper receipt, a person can exchange the amount stipulated on the paper receipt for equal value of gold. ये क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हुआ जिसको आप मनी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, समझ लो आजकल लोग क्या करते हैं, देखते हैं गोल्ड का प्राइस गिर गया तो वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, वो उसको परचेज कर लेते हैं और फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, दे यूज टू सेल दिस। तो गोल्ड इज ऑल्सो वी कैन से आज के टाइम पे क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी है। मनी तो नहीं है लेकिन मनी का काम करती है, राइट। अब इसके अंदर देखो दो हैं, टू काइंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मनी। हमारे पास दो टाइप की रिप्रेजेंटेटिव मनी है। फर्स्ट इज कन्वर्टिबल एंड सेकेंड इज इनकन्वर्टिबल, जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो कन्वर्टिबल क्या है? सिंपल, टुडे यू आर परचेजिंग गोल्ड एंड आफ्टर सम टाइम यू सेल द गोल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। इट मीन्स ये कौन सी मनी हो गई? कन्वर्टिबल फॉर्म ऑफ मनी। कन्वर्टिबल फॉर्म ऑफ मनी। इनकन्वर्टिबल इसका उल्टा। इनकन्वर्टिबल क्या कहता है? जिसको आप मनी में या मनी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलेंगे? इनकन्वर्टिबल पेपर फॉर्म ऑफ मनी। क्लियर हो गया? बोलो। इनकन्वर्टिबल जिसको आप मनी की फॉर्म में कन्वर्ट बोलो नहीं कर सकते। क्लियर? 2 मिनट रुको, चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। हमारे पास इसके बाद हमारे पास जो फॉर्म ऑफ मनी डेफिनेशन है वो है ऑन द क्रेडिट मनी बेसिस। क्लासिफिकेशन हमारे पास थर्ड आती है क्रेडिट मनी। फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या थी? फर्स्ट थी फुल बॉडीड मनी, दूसरा था हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ मनी, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, उसके अंदर दो कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। थर्ड हमारे पास जो आता है दैट इज क्रेडिट मनी। ये क्या है क्रेडिट मनी? देखो, क्रेडिट मनी रेफर्स टू द मनी whose intrinsic value as a commodity is much lower than its face value. इसका मतलब मनी जो वैल्यू है लेस देन कमोडिटी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपी नोट इज 100 बट वी वुड गेट अ मच लोअर वैल्यू इफ वी सेल द नोट एज पीस ऑफ पेपर। बिल्कुल बात सही है। 100 रुपए का जो प्रिंटिंग नोट आपके पास है उसकी वैल्यू 100 रुपए है, ना कम ना ज्यादा, लेकिन उसे एज अ पेपर बेचोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा कम या ज्यादा होगी, इक्वल नहीं होगी, क्योंकि वो एक पेपर है, पेपर। ठीक है। तो आपको याद होगा मैंने जब पढ़ाया था बैंकिंग का चैप्टर, तो मैंने कहा था इसीलिए करेंसी इशू करना, करेंसी प्रिंट करना इजी टास्क नहीं है, क्योंकि उसमें जो पेपर यूज होता है वो हमारे पास इंडिया में नहीं होता, उसको हम इंपोर्ट करते हैं, उसकी एक कॉस्ट है। ठीक है। अब क्रेडिट मनी के अंदर देखो कितने पॉइंट्स हैं। क्रेडिट मनी के अंदर कितने पॉइंट्स हैं? टोकन मनी, रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी, सर्कुलेटिंग प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय सेंट्रल बैंक, एंड थर्ड वन इज डिमांड डिपॉजिट इन बैंक। इस पॉइंट को देख लेते हैं। पहला है टोकन कॉइन्स। ये तो इजी है, जो भी इंडिया में, जो भी हमारी इकोनॉमी में जो टोकन की फॉर्म में मनी यूज होती है, जैसे हम कहें 2 रुपीज का कॉइन, 1 रुपीज का कॉइन, 5 रुपीज का कॉइन, 10 रुपीज का कॉइन, है ना, इसके ऊपर कॉइन अभी हमारे पास सर्कुलेशन में नहीं है। तो क्रेडिट मनी के अंदर टोकन मनी कौन सी होगी? जो हम टोकन फॉर्म में यूज करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मनी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव मनी के अंदर क्या आएगा? इट इज 100% बैक्ड विद द फुली रिडीमेबल इन सम कमोडिटी सच एज गोल्ड और सिल्वर, जिसको मैं मनी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं और अपने पास कीप करता हूं, उसे मैं रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी कह सकता हूं, राइट। थर्ड हमारे पास क्या है? सर्कुलेटिंग प्रॉमिसरी नोट्स इशूड बाय सेंट्रल बैंक्स। सर्कुलेटिंग प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय सेंट्रल बैंक्स। अब ये क्या है? मैंने आपको बैंकिंग के चैप्टर में बताया था कि आरबीआई कुछ बैंक इशू करता है
कुछ नोट इशू करता है, लेकिन क्वाइंस और 1 रुपी का नोट कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई इशू करता है 100 रुपीज का नोट, 500 रुपीज का नोट, 2000 रुपए। ये जो डिनोमिनेशन इशू करता है और जिसमें एक लाइन लिखता है आरबीआई, ये वाली लाइन, हर नोट में आप ये लाइन देखोगे, क्या? आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑफ। तो उसमें एक आरबीआई का गवर्नर जो होता है एक साइनिंग करता है, एक पावर लिखता है कि मैं बियरर एक दिस मच अमाउंट पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। तो इसे हम बोलते हैं सर्कुलेटिंग प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय सेंट्रल बैंक। ये एक प्रॉमिसरी नोट है, इशू कर रही है गवर्नमेंट टू द पब्लिक एट लार्ज, और पब्लिक इसको होल्ड करती है एज सर्कुलेटिंग मनी। फोर्थ क्लासिफिकेशन दैट वी हैव इन क्रेडिट मनी इज डिमांड डिपॉजिट इन बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक, इसके अंदर क्या है? देखो इसके अंदर क्या है? Deposits are claim of creditors, depositor against bank. These deposit can be withdrawn from bank or transfer from one person to another by issuing a check. तो इसका मतलब क्रेडिट मनी के अंदर डिपॉजिट मनी वो फॉर्म ऑफ मनी है जो हम अपनी सेविंग्स बैंक के पास रखते हैं और उसी सेविंग को किसी पर्सन को ट्रांसफर कर देते हैं। दिस कमोडिटी वैल्यू ऑफ चेक इज मच लोअर देन इट्स मनी वैल्यू, राइट? तो फिर वही बात करूं, चेक के थ्रू मैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं, लेकिन चेक की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, एक ब्लैंक पेपर की वैल्यू है उसकी। लेकिन उसी चेक में अगर मैं उसको ड्रॉ करता हूं, साइन करता हूं, वन बैंक टू अनदर पेबल बनाता हूं, तो उसकी एक कन्वर्टिबल वैल्यू बन जाती है। तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ मनी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रेडिट मनी, राइट?